हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज चैंपियन के अंदर। तो आज मैं बीए फाइनल ईयर का हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर होता है, आधुनिक विश्व का इतिहास, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ, वो भी सॉल्यूशन के साथ साथ। तो आज मैं आपको जो लगभग 40 से 60 नंबर का जो मटेरियल है वो आपको यहाँ से करवा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक दोनों टाइप के प्रश्न देखो आपके सामने लेके आया हूँ। ये सारी अति लघुतरात्मक वाले प्रश्न और लास्ट में मैंने लघुतरात्मक वाले सभी प्रश्न डाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपका कल पेपर है या फिर आगे आने वाले दिनों में पेपर, तो आपको बहुत सहायक होने वाला है। आपके पेपर में लगभग 20 नंबर के अति लघुतरात्मक और 20 नंबर के लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। काफ़ी बार लंबे प्रश्न आते हैं, उसके अंदर भी क्या है कि छोटा छोटा पार्ट पूछ लिया जाता है, 5 नंबर का या 10 नंबर का, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होते हैं। तो लगभग अगर आप इसको कर लेते हो तो पास, तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आराम आराम से हो जाओगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 95 प्रश्न किसके द्वारा लिखे गए थे? तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 95 थीसिस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो हम सब जानते हैं, जो जर्मनी के जो सुधारक हुए हैं, जैसे भारत के अंदर राजा मोहन राय हुए धर्म सुधारक के रूप में, और भी बहुत से लोग हुए, वैसे ही जो जर्मनी है उनके अंदर जो सुधारक हुए मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर के द्वारा एक किताब लिखी गई 95 प्रसंग या 95 थीसिस। तो देखो मैं एक बार छोटा सा आपको बता देता हूँ। जो मार्टिन लूथर हैं, ये जर्मनी के सुधारक हैं। इन्होंने कैथोलिक चर्च कि कैथोलिक जो चर्च होते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं या फिर मुस्लिम धर्म में जो मस्जिद होती है, ऐसे ही जो सबसे बड़ी जो बड़ा स्थान माना जाता है ईसाई धर्म के अंदर, वो कैथोलिक चर्च माना जाता है। तो जो कैथोलिक चर्च है उसके द्वारा उनका इन्होंने विरोध किया। इनके द्वारा जो अविवाहित रहने की जो प्रथा हुआ करती थी उसका इन्होंने विरोध किया। तो राजा मोहन राय की तरह मार्टिन लूथर भी क्या थे? एक समाज सुधारक थे, और इनके द्वारा ही 95 प्रसंग या 95 थीसिस नामक किताब लिखी गई है। 2 नंबर क्वेश्चन है, रोब स्पीयर कौन थे? तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो रोब स्पीयर हैं, इनका फ्रांस की जो क्रांति हुई है वो उनके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो उनको ना इनके ये फ्रांस के संविधान सभा के भी हिस्सा थे और जैकोबिन क्लब के भी हिस्सा थे। और जैकोबिन क्लब है, हम सब जानते हैं, जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका जो प्रमुख केंद्र रहा, जहाँ से क्रांतिकारी वामदली या फिर जो कट्टरपंथी लोग हैं जो राजशाही के विरोध थे उनमें से निकल कर आए। तो उनमें से एक रोब स्पीयर थे। तो पढ़ते हैं इनकी जीवनी के बारे में। रोब स्पीयर एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिक थे। मतलब फ्रांसीसी के क्या थे? पहले वकील और राजनीतिक रहे, राजनेता रहे। इन्हें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है, क्योंकि प्रमुख नेता थे फ्रांसीसी क्रांति के इसलिए इनको सबसे प्रभावशाली नेताओं में से चुना जाता है। ये स्टेटस जर्नल तथा फ्रांस की संविधान सभा और जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या बताना, मतलब ये जो रोब स्पेयर हैं, ये पहले क्या थे? वकील थे, राजनीतिक थे, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख चेहरा रहे। ये फ्रांस के संविधान सभा के भी हिस्सा रहे और जैकोबिन क्लब के भी हिस्सा थे। अब पढ़ांगा अपन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? तो जो जर्मनी का एकीकरण है वो प्रसा राज्य के नेतृत्व में हुआ। बिस्मार्क प्रसा के चांसलर थे, सॉरी। तो जो जर्मनी का जो हम एकीकरण देखते हैं, ये प्रसा राज्य था, सबसे पहले यहीं से शुरू होता है। और इनका जो एकीकरण हुआ, इसमें जो बिस्मार्क थे वो उस राज्य के क्या थे? चांसलर थे। अब पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सन्यात सेन कौन थे? तो देखो, जो सन्यात सेन है, जैसे भारत के अंदर महात्मा गांधी का जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, वैसे ही चीनी क्रांति के अंदर स्वतंत्रता की क्रांति के अंदर, राजशाही के विरुद्ध स्वतंत्रता की क्रांति के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान सन्यात सेन का रहा है। सन्यात सेन को चीन के राष्ट्रपिता के रूप में भी, गणतंत्र के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। और ये चीन की जो लोकतांत्रिक क्रांति हुई थी, इसके क्या थे? सबसे अग्रणी नेता थे।
तो पढ़ते हैं अपन, जो डॉक्टर सन यात सेन चीन में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। तो जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आंदोलन होता है चीन के अंदर, उनके प्रमुख नेता रहते हैं ये। 1905 ईस्वी में जापान में इन्होंने तुंग मेग हुई नामक एक राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना करी गई थी। तो जो सन यात सेन है, इनके द्वारा कौन से राष्ट्रीय आंदोलन की दल की स्थापना करी गई थी? तुंग मेग हुई नाम के एक राष्ट्रीय आंदोलन की, राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल की स्थापना करी गई थी। और साथ के साथ ये चीनी जो गणतंत्र है उसके प्रथम राष्ट्रपति भी रहते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रख लेना है। अब पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति क्या होती है हम इसके बारे में बताएंगे आपको। तो देखो जो रूस होता है वहाँ पे क्या होता है, जो जोर निकोलस नामक राजा रहते हैं, उसके समय जो आर्थिक कठिनाई, जो मतलब पैसे की बहुत भारी तंगी हो जाती है, भूखमरी फैल जाती है, तथा सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जो राजशाही विभाग होते हैं, उसके अंदर बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैल जाता है। तो वहाँ के एक जो राजनेता थे व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में उन्होंने क्या एक राष्ट्रीय आंदोलन की एक शुरुआत करी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा क्या एक वामदली पंथ एक होता है, वो बोल्शेविक नाम के शहर पे आक्रमण करता है तथा वहाँ पे क्या कर देता है, कब्जा कर लेता है। तो इसी को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यही क्रांति है जो रूस के अंदर राजशाही उखाड़ फेंकने के अंदर प्रमुख योगदान के रूप में जानी जाती है। तो ये थी बोल्शेविक क्रांति। और इसके बारे में क्या प्रमुख पॉइंट पर पढ़ लेते हैं। रूस में 1917 में हुई बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। तो रूस के अंदर कब हुई है बोल्शेविक क्रांति? 1917 के अंदर हुई, क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई और क्रांति की दशा व दिशा निर्धारित करी। तो इसको जो बोल्शेविक नामक जो राजनीतिक समूह है, इसका जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे। ठीक, आप मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्यूबा संकट क्या होता है? तो देखो, जब 1962 के अंदर सोवियत संघ व अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा होता है, उसी समय के अंदर जो क्यूबा जो दक्षिण अफ्रीका का देश है, वहाँ के ऊपर सोवियत संघ बिना किसी देश की जानकारी के धीरे धीरे वहाँ पर अपनी मिसाइलें लगाना शुरू कर देता है। वो मिसाइलों की रेंज है वो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के सभी जो बड़े शहरों हैं इसके ऊपर आती थी, क्योंकि ये सभी देश है वो एकीकरण होकर लड़ रहे थे उसमें सोवियत संघ के खिलाफ। तो क्या होता है, एक बार जो अमेरिका का कोई प्लेन है वो वहाँ से गुजरता है और वो देखता है कि क्यूबा के अंदर बहुत सी जो रूस है या सोवियत संघ है उसकी मिसाइलें लगी हुई हैं और वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब वो ये सब गुप्त सूचनाएं जब अमेरिका के पास पहुंचती है तो वो एक गुप्त पहले तो सबसे पहले राजनीतिक विरोध दिखाया जाता है और अमेरिका क्यूबा के ऊपर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर लेती है। लेकिन क्यूबा देश के राष्ट्रपति को जैसे इस चीज़ के बारे में पता चलता है, वह तुरंत सोवियत संघ की मिसाइलों को वहाँ से हटा लेता है। तो इसी चीज़ को, जो मिसाइल संकट हुआ था क्यूबा के ऊपर, उसी को क्या कहा जाता है? क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है। चलो पढ़ लेते हैं अब इसमें क्या लिखा गया है। छोटे प्रश्नों में, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में आता है, क्यूबाई संकट मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संकट और संयुक्त राज्य के बीच में संकट था। तो ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या होता है, एक मिसाइल संकट हुआ था, उसे क्या कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ते हैं अब अपन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सीवेज नहर है, जो सबसे बड़ी नहर है अमेरिका, जो कहते हैं जो आर्थिक प्रणाली है, व्यापार की जो आर्थिक प्रणाली है, उसकी हृदय धड़कन के रूप में जो सुएज नहर को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा व्यापारिक मार्ग है, लगभग जो समुद्री मार्ग के अंदर इसके द्वारा 20 से 30% से ज़्यादा जो व्यापार होता है यूरोप के अंदर या बाहरी देशों के अंदर, तो वो सुएज नहर से होता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सुएज नहर है
वो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। तो ये किस किस को जोड़ती है? ये हम सब जानते हैं लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। तो कब स्वेज नहर का निर्माण कब होता है? सन 1858 में इसका निर्माण किया जाता है। यह नहर 168 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है व 16.5 मीटर गहरी है। तो कितनी लंबी है? 168 मीटर लंबी है, 60 मीटर की चौड़ी है और 16.5 मीटर गहरी है। अगर स्वेज नहर एक दिन के लिए भी अपना काम करना बंद कर देती है, किसी कारणवश से बंद हो जाती है, तो लाखों मिलियन ट्रिलियन डॉलर का नुकसान है वो हमें हो जाता है, व्यापारिक नुकसान हो जाता है। क्योंकि लगभग जो यूरोप देशों के अंदर जो माल है या जो व्यापार है वो स्वेज नहर से ही होता है। आज के दिन स्वेज नहर का बहुत बड़ा योगदान है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाप विमोचन पत्र से आप क्या समझते हैं? तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ पाप विमोचन पत्र क्या थे। देखो, रोम का एक कैथोलिक चर्च होता है सेंट पीटर नाम का। वहाँ पर क्या होता है कि उसको आर्थिक पैसे की ज़रूरत होती है अपने कैथोलिक चर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो इनके द्वारा क्या रणनीति बनाई जाती है? ये एक प्रकार का एक विमोचन पत्र, मतलब एक पत्र जारी करते हैं जिसका नाम रखते हैं पाप विमोचन पत्र। जिसके अंतर्गत क्या होता है, ये इस तरीके से प्रचार करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस पाप विमोचन पत्र को खरीद लेता है तो उसके सारे के सारे पापों की मुक्ति होगी। मतलब एक प्रकार का ये पाखंड व अंधविश्वास है इस चर्च के द्वारा फैलाया गया कि अगर हमारे द्वारा जारी किया गया अगर ये पाप विमोचन पत्र अगर कोई खरीद लेता है तो उसके सारे मुफ्त जो पाप है वह धुल जाएंगे। तो इस पाप विमोचन पत्र का मार्टिन लूथर जो जर्मनी के बहुत बड़े धर्म सुधारक हुए, उनके द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। तो ये था पाप विमोचन पत्र। अब अपन इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। पाप लियो 10 को रोम में संत पीटर के गिरजाघर निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी। तो जो पोप लियो 10 है, मतलब जो रोम का एक संत पीटर नाम का सेंट पीटर नाम का एक गिरजाघर होता है, वहाँ के पोप होते हैं लियो 10। उन्हें क्या है कि उस जो गिरजाघर है उसके निर्माण के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए वो पोप विमोचन पत्र, मतलब समस्त पापों की मुक्ति करने वाला एक पत्र भेजना शुरू कर देते हैं। उन्होंने यह घोषित किया, जो व्यक्ति इन पत्रों को खरीदेगा वो हमेशा के लिए पापों से उन्हें मुक्ति हो जाएगी। तो इनके द्वारा क्या किया गया? एक पाप विमोचन पत्र जारी किया गया और ये उसका प्रचार इस तरीके से किया गया, अगर कोई भी व्यक्ति इस पाप विमोचन पत्र को खरीद लेता है तो उसके समस्त पापों की मुक्ति हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं आज के 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा। राफेल कौन था? तो राफेल है, ये जो राफेल होते हैं ये क्या है कि इटली के बहुत बड़े चित्रकार तथा वास्तुशिल्प, मतलब वास्तु मतलब मूर्तियों का निर्माण करने वाले या चित्रों का निर्माण करने एक बहुत बड़े वास्तुशिल्प हुए हैं। इनके जो चित्र है बहुत ही प्रसिद्ध थे। ऐसे कहते हैं इनके द्वारा जो बच्चों के और महिलाओं के चित्र बनाए जाते थे वो इतने सटीक व संजीव होते थे कि उनको देखकर यह बताया नहीं जा सकता था कि वास्तविक चित्र व्यक्ति है या वास्तविक उसके द्वारा बनाया गया कोई चित्र है। तो इनके द्वारा जो सिस्टाइम मेडोन नामक जो एक चित्र बनाया गया, जो सबसे इनका प्रसिद्ध चित्र है। तो राफेल है वो क्या है कि इटली के चित्रकार हुए हैं। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मैं बता देता हूँ, जो औद्योगिक क्रांति हुई तो उस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया उस किसके द्वारा किया गया? ब्लांको के द्वारा सन 1837 ईस्वी में किया गया। तो औद्योगिक क्रांति है उसका शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ब्लांको के द्वारा सन 1837 ईस्वी में किया गया।
अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यंग इटली नामक जो संस्था है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो यंग इटली नामक संस्था है इसकी स्थापना है वो वहाँ के देशभक्त मतलब मेंजली के द्वारा मार्सेल्स शहर में 1821वीं ईस्वी में की गई। तो किसके द्वारा की गई? मेजली के द्वारा की गई। मेजली है इनको इटली का जो यंग इटली ग्रुप है इसको इटली का धड़कता हुआ हृदय भी कहा गया है। इसी ग्रुप के द्वारा जो राजनेता या वाम जो दल के जो नेता हुए इनके द्वारा ही जो इटली है उसके एकीकरण में एकीकरण करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। ये जो ग्रुप था इसकी विचारधाराएं क्या थी? राष्ट्रीय विचारधारा, स्वतंत्रता व प्रजा के द्वारा शासन करने वाली विचारधारा होती है। तो जो यंग इटली ग्रुप है ये क्या कौन सा ग्रुप है? इटली का एक ग्रुप है जो जिसने राष्ट्रीय इटली के एकीकरण व राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं अपन और ज़्यादा चीज़ें। इटली के देशभक्त मेंजली ने फ्रांस के मार्सेल्स नगर में 1831वीं ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो संस्था होती है इसने इटली के जो एकीकरण उसमें प्रमुख भूमिका निभाई। इस संस्था द्वारा मेजली ने इटली के निवासियों में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और प्रजावाद के विचारों का प्रसार किया और यही विचार आगे जाकर वहाँ के प्रजा के अंदर प्रमुख रूप से स्थानांतरित होते हैं और उनके द्वारा जो इटली का एकीकरण होता है। चलो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द स्पिरिट ऑफ लॉन्च के लेखक कौन है और ये पुस्तक क्या थी? देखो जो द स्पिरिट ऑफ लॉन्च नामक किताब है ये मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई। तो देखो मोंटेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया, मोंटेस्क्यू है इनके द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉन्च नामक किताब के अंदर एक राज्य के अंदर शक्तियों का जो पृथक्करण होता है उसका सिद्धांत दिया गया। अब मैं बता देता हूँ शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है। जैसे हम भारत के अंदर देखते हैं, भारत की संविधान या के अंदर अपन 3 पिलर मुख्य रूप से मानते हैं। किस किस को मानते हैं? सबसे पहले आती है विधायपालिका, फिर आती है न्यायपालिका और तीसरे नंबर पे आती है कार्यपालिका। ये तीनों की तीनों जो पालिकाएं हैं इनके द्वारा ही किसी भी देश को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाया जाता है या चलाया जाता है। तीनों की जो शक्तियां हैं इनकी अलग अलग हैं, लेकिन सभी की जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे में निहित है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और लेकिन सभी की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बता देता हूं। अगर संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पास किया गया उसका जनता में विरोध हो जाता है तो उसका न्यायपालिका या जो न्यायपालिका वो उस जो जनता के द्वारा किए गए विरोध का समर्थन करते हुए उस विधेयक को क्या कर सकती है? पलट सकती है, ठीक है, उसको खारिज कर सकती है। उसी तरीके से अगर किसी भी न्यायपालिका के द्वारा अगर कोई ऐसा फैसला हो जाता है जिसका जनता के अंदर समर्थन या विरोध होता है तो विधायपालिका उसको क्या कर सकती है? उसका संसद में कानून बना सकती है, विधेयक पारित कर सकती है। तो आपको दोनों की कार्य समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से कार्यपालिका, जैसे न्यायपालिका और जो विधायपालिका है या संसद है उसके द्वारा कोई भी कानून या कोई विधेयक पारित किया गया तो उसको जमीनी स्तर पर लागू करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? कार्यपालिका करती है। किसी भी संविधान या किसी भी लोकतंत्र के अंदर तीनों की तीनों विधायपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिकाएं हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर जो शक्तियां हैं वो क्या करती हैं? निर्भर करती हैं। तो ये सबसे पहले सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था अपनी द स्पिरिट ऑफ लॉन्च नामक किताब के अंदर। तो चलो आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो टेलीग्राम है उसके ऊपर जो हमारे द्वारा गेस्ट पेपर दिए जाते हैं उसमें से हर पेपर के अंदर लगभग 60 से 70% पर्सन है वो ऐसे कैसे आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना जो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना टेलीग्राम उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे PDF भी डाल देता हूँ मैं।
फ्रांस के उन दो क्लबों का नाम बताइए जो फ्रांस की क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आए। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद में दो कौन से क्लब है जो अस्तित्व के अंदर आए थे? सबसे पहले है जैकोबिन क्लब और पहला है ब्रिटिश क्लब। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैकोबिन क्लब है वो मैक्सिलियन रॉबर्ट्सपियरे के द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्य कर्तव्य क्या था? राजा लुइस 16वें है उनके द्वारा फ्रांसीसी गणतंत्र में उनको उखाड़ फेंकना तथा फ्रांसी राज्य है उसके अंदर गणतंत्र मतलब लोगों के तंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये एक वामपंथी दलों का, लेफ्टिस्ट विचारधारा का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत ही वामदली कट्टरपंथी विचारधारा के लोग होते हैं और इन्हीं के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब बढ़ते अपन 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस युद्ध द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो हम सब जानते हैं फ्रांस प्रसा युद्ध जो 15 जुलाई 1870 में हुआ था, उसी में जर्मनी के एकीकरण संभव हुआ। अब बढ़ते अपन 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोलाइस कौन थे? तो देखो ब्रिटेन है वहाँ के अंदर एक जॉन वाइल्डक्लिफ नामक एक धर्म सुधारक हुए। उन धर्म सुधारक उनका मुख्य विचार क्या था? जो ब्रिटेन के अंदर या फिर जो यूरोप के अंदर जो कैथोलिक चर्च हैं या ईसाई धर्म है उसके अंदर जो पाखंडवाद है या कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए उनके द्वारा एक विचारधारा या धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। और उसी का जो मानने वाले जॉन क्लाइव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहा? लॉर्ड्स के नाम से जाना जाया गया। ये जो विचारधारा थी इसका प्रबल विरोध किया गया वहाँ के राजाओं के द्वारा। कहते हैं कि जो भी इस विचारधारा को मानते थे उनमें उनके खिलाफ ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक पारित हुआ कि जो भी लोलार्ड्स होंगे उनको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी और लगभग 100 लोलार्ड्स को जिंदा जला दिया गया था। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपन 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। न्यू ब्रिटिश कॉलोनीज क्या था? तो 1841 ईस्वी से 1907 के मध्य न्यूजीलैंड में नई ब्रिटिश कॉलोनियों की स्थापना ब्रिटिश क्राउन द्वारा करी गई। तो क्या होता है, जो 1841 से 1907 के बीच में जो न्यूजीलैंड के ऊपर ब्रिटेन का जो शासन होता है, वहाँ पे जो ब्रिटेन के जो लोगों के लिए शासन करने के लिए न्यूजीलैंड के अंदर नई ब्रिटिश कॉलोनियाँ है वो उनकी स्थापना की गई। तो उन्हें ही किस नाम से जाना जाता है? न्यू ब्रिटिश कॉलोनीज के नाम से, कॉलोनियों के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रिसोर्गी मेंटो कौन थे? तो इटली प्रायद्वीप को एकीकृत करने वाले 19वीं शताब्दी में चलाए गए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को इटालवी भाषा में, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इटली को एकीकरण हुआ। इटली का जो एकीकरण के अंदर 19वीं शताब्दी में जो इटली का एकीकरण का आंदोलन चलाया गया, उसी को जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है उसको ही इटली की भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? रिसोर्गीमेंटो के नाम से जाना जाता है। तो इटली के एकीकरण को ही इटलीवी भाषा के अंदर रिसोर्गीमेंटो के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसोदा संकट क्या था? देखो क्या होता है, 25 सितंबर 1898 में फ्रांस के जो एक सेनापति होते हैं फेसोदा के द्वारा, उनमें फ्रांस का झंडा, मतलब फेसोदा नामक जगह होती है, वहाँ पे जो फ्रांस के सेनापति होते हैं वो क्या होते हैं, उनका झंडा लहरा देते हैं। अब देखो झंडा लहराने का अर्थ क्या होता है? उस देश पे फ्रांस का क्या हो गया? स्थायित्व हो गया, या मतलब वहाँ पे फ्रांस ने वहाँ पे आक्रमण करके उस देश को विजय कर लिया है। तो इसी के विरोध में जो फ्रांस होता है उसमें इंग्लैंड में आपस में क्या है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? फ्रांसोदा संकट के नाम से जाना जाता है। तो जो फ्रांसी जो सेनापति है उसके द्वारा फेसोदा नामक शहर पे जो झंडा फहराया जाता है, और इसी के कारण जो फ्रांस है वह इंग्लैंड के बीच में
क्या हो जाती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, फासोदा संकट के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नॉन किंग की संधि को क्या कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं 19 अगस्त 1842 ईस्वी को नॉन किंग की संधि के द्वारा प्रथम अफीम युद्ध खत्म हुआ था। तो जो प्रथम अफीम युद्ध चल रहा था वो 19 अगस्त 1852 को नॉन किंग नामक संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, नॉन किंग संधि कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध के दो प्रमुख कारण क्या हुए थे? तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके अंदर क्या क्या हुए थे? सबसे पहले थे आर्थिक साम्राज्यवाद, मतलब जो देश होते हैं उनके अंदर जो आर्थिक दशा है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो ये एक मुख्य कारण होता है। दूसरी क्या होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी, जर्मनी क्रांति हो गई थी, इटली के अंदर एकीकरण हो चुका था। तो अलग अलग देशों के अंदर जो क्रांतियां उभर कर आ रही थी, तो इसी के अंदर हर देश के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गई थी। तो ये भी जो राष्ट्रीयता की भावना होती है, ये भी एक प्रमुख कारण होती है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। दूसरी क्या है, गुप्त सैनिक संधियां, मतलब कुछ ऐसी संधियां कर ली गई थी, अलग अलग संधियां जो आपस में दो देशों के प्रमुख राजनेताओं के बीच में कर ली गई, लेकिन आम जनता को उनको पता नहीं चलता था। आम जनता के बीच में एक अस्पष्टता रहती थी। इसी के कारण जनता के अंदर धीरे धीरे जो विरोध उत्पन्न होने लगा, और ये भी एक प्रथम विश्व युद्ध का घटित होने का एक प्रमुख कारण होता है। तो ये कुछ आपको याद रख लेना है। सैनिकवाद, गुप्त सैनिक संधियां, आर्थिक अप्रजावाद व उप राष्ट्रीयवाद प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण थे। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1878 की बर्लिन कांग्रेस के बारे में दो शब्द लिखिए। तो 13 जून 1878 को बर्लिन सम्मेलन आरंभ हुआ। सम्मेलन में डिसरेली तथा बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। तो 13 जून 1878 को बर्लिन के अंदर क्या होता है, एक सम्मेलन की शुरुआत होती है, और इसी सम्मेलन में डिसरेली व बिस्मार्क के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो ये बर्लिन सम्मेलन कब होता है? 13 जून 1878 को होता है। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक क्रांति के दो कारणों को लिखिए। तो औद्योगिक क्रांति होती है, उसके दो प्रमुख कारण क्या होते हैं? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा क्या होता है, जीवन स्तर को उन्नत करना, मतलब धीरे धीरे क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या उत्पन्न हो गई थी, और उस जनसंख्या का पालन पोषण करने के लिए उद्योगों की राष्ट्रीयकरण या मतलब वैश्वीकरण होना बहुत ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या कि जनसंख्या में बेरोजगारी दर बढ़ सकती थी, और लोगों को अपना जो जीवन स्तर है उसको उच्च करना था। धीरे धीरे जो वैज्ञानिक प्रसार है वो भी बढ़ने लगा तो लोगों के बीच के अंदर, और हम जैसा देख सकते हैं कि धीरे धीरे अलग अलग देशों की क्रांतियां हुई, जो अलग अलग जो यातायात के जो अलग अलग देशों के अंदर जो यातायात साधनों के अंदर जो प्रसार हुआ था, इसके अंदर सभी देश हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या करने गए, यात्रा करने लगे। तो एक दूसरे के अंदर यात्रा करने के लिए वहाँ की जो चीज़ों की कमी थी उसका व्यापार भी बढ़ने लगा। तो औद्योगिक क्रांति का सबसे प्रमुख कारण यही होते हैं। मैं कुछ बता देता हूँ। सर्वप्रथम है जनसंख्या में वृद्धि होना, दूसरा जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए, तीसरा कारण है यातायात के साधनों में का विकास होना, चौथा क्वेश्चन है वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार होना, और पांचवा है पुनः जागरण व भौगोलिक खोजों का होना। तो ये सब कुछ कारण रहे औद्योगिक क्रांति के पीछे। अब बढ़ते अपन 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निहिलिस्ट आंदोलन के को किस रूप में आप जानते हैं? तो निहिलिस्ट आंदोलन है वो 1860 के दशक में एक रूसी आंदोलन था। तो जो निहिलिस्ट आंदोलन है वो क्या है, एक प्रकार का रूसी आंदोलन है जिसमें अधिकारियों की सत्ता को खारिज कर दिया गया। निहिल लैटिन भाषा का अर्थ है। तो ये जो नील है वो क्या एक लैटिन भाषा का अर्थ होता है, जहाँ पे एक प्रकार का रूसी आंदोलन था जिसमें क्या होता है, अधिकारी होते हैं जो सत्ता होते हैं जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, उनके विरोध ये आंदोलन था जिनको खारिज या उन पे हटा दिया गया था। इसे ही निहिलिस्ट आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपन 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फांसीवाद का जो फांसीवाद या सैनिकवाद है, इसका क्या आधारभूत सिद्धांत क्या था? मतलब
फांसीवाद या जो सैन्यवाद है, इनके लोग हैं, ये तानाशाही के समर्थक हुआ करते थे। इनका यही मानना था कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो तानाशाही है वो सबसे सही सोच होती है। क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे सत्ता में लोग आने लगे, उनकी विचारधारा के अंदर, सत्ता के अंदर काबिज होते ही किसी भी व्यक्ति के अंदर अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या कर लेते हैं, वो तानाशाही कर लेते हैं। तो जो फांसीवादी की विचारधारा के लोग हैं, उनका यही मानना होता है कि तानाशाही है वो किसी भी राष्ट्र को विकास के अंदर सबसे अधिक अग्रणी भूमिका निभा सकती है। एक देश का एक ही नेता, एक दल का एक ही नेता, प्रमुख नेता होना चाहिए, ताकि शक्तियों का पृथक्करण नहीं हो और बहुत ही स्पष्ट फैसले लिए जा सकें। तथा लोकतंत्र, ये जो तानाशाही के जो फांसीवाद के समर्थक है, ये क्या है, लोकतंत्र के विरोधी होते हैं। इनका मानना होता है कि लोकतंत्र है ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है और बहुत ही स्थूल तरीके से वह सूक्ष्म तरीके से जो शक्तियाँ वो बटी हुई होती हैं, जिसके कारण बहुत ही स्पष्ट व त्वरित फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। तो जो फांसीवाद के समर्थक हैं, अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ इनका क्या क्या विचारधारा थी, कि एक दल होना चाहिए और एक दल का एक ही नेता होना चाहिए। दूसरी क्या विचारधारा है, जो राष्ट्र है वो सर्वप्रिय है। मतलब फांसीवाद के जो विचारधारा के लोग हैं, इनका ये मानना है कि जो राज्य है वो सर्वप्रिय है और राज्य के अंदर वो राज्य के बाहर, राज्य के अलावा कुछ भी नहीं है, तथा हम राज्य का विरोध नहीं कर सकते हैं। तीसरा इनके द्वारा क्या पॉइंट है, राष्ट्रवाद, सैनिकवाद व तानाशाही के लोग क्या होते हैं, समर्थक होते हैं। मतलब शक्तियों का एक जगह ही संचित होना चाहिए, मतलब शक्तियों के केंद्रीयकरण के ये सबसे प्रबल समर्थक थे। चौथा पॉइंट है, लोकतंत्र व साम्यवादी जो सोच है, विचारधारा, उसके विरोधी हैं ये लोग। अब बढ़ते अपन 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बॉक्सर विद्रोह क्या था? तो 19वीं ईस्वी के अंदर चीन की राष्ट्रवादी आंदोलन होता है, जहाँ पे उस राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है कि चीन से बाहर के प्रवासी जो प्रवासी होते हैं, अप्रवासी जिन्हें बोलते हैं, उन लोगों को चीन से बाहर निकाल देने को ही क्या कहलाता है, बॉक्सर आंदोलन होता है। तो ये आंदोलन कब चलाया गया? 1900 ईस्वी में चीन के अंदर चलाया गया। चीन में रहने वाले अप्रवासियों को बाहर निकालने का, या फिर चीन से बाहर के जो लोग रह रहे थे उनको बाहर निकालने के लिए आंदोलन को क्या कहलाया? बॉक्सर आंदोलन कहलाया। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कॉर्बनरी संस्था के प्रमुख 2 राजनीतिक उद्देश्य लिखिए। जो एक कॉर्बनरी नामक संस्था होती है, उसके 2 प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य क्या थे? सबसे प्रथम क्या था? वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। मतलब कार्बनिक जो संस्था है उसका जो राजनीतिक उद्देश्य क्या था? कार्बनिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। 2 नंबर क्या था? विदेशियों को इटली से बाहर निकालना। तो क्या क्या था? सबसे पहला था विदेशियों को इटली से बाहर निकालना तथा वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इग्रियसस लोथाला कौन थे? तो इग्रियसस लोथाना अपने प्रारंभिक जीवन में सम्राट चार्ल्स प्रथम के सेना के सैनिक था। जो मतलब एक जो सोथला है, ये कौन थे? जो चार्ल्स प्रथम है उसका क्या था? देखो, जो इग्रियसस जो लोथाला है, ये क्या होते हैं कि जो चार्ल्स प्रथम है उस सम्राट के सैनिक होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, फ्रांस के विरुद्ध इंग्लैंड का जब युद्ध होता है तो ये आपस में लड़ाई करते हुए वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है 1500 ईस्वी के अंदर। और जब वो घायल होता है, उसमें जो अस्पताल के अंदर होता है, उस समय उसका वो क्या होता है, उसने जो ईसाई धर्म से संबंधित जो संत होते हैं या महात्मा ईसा है, उनकी जीवनियाँ पढ़ी उस समय उसने। और वो क्या होता है, ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाता है और अंत में वो क्या करता है, कैथोलिक चर्च हैं जो मतलब उनकी सेवा करना की ठान लेता है। और 1534 के अंदर वो जो कैथोलिक चर्च के जो प्रमुख संत होते हैं, पोप, उसकी स्वीकृति लेकर, उनकी अनुमति लेकर जुइट संघ की क्या करता है, स्थापना करता है। तो ये जो जुइट संघ है उसके जो प्रमुख हुए हैं उनका क्या नाम था? इग्रेसिस लोथमा के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ते हैं
30 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 1830 व 1848 की क्रांतियां क्या थी। देखो 1830 के अंदर जो यूरोप के अंदर जो तानाशाही या फिर जो राजशाही चल रही थी, उस समय उनके खिलाफ या जो चर्च है, धर्म सुधारक से संबंधित जो क्रांतियां हुई थी अलग अलग देशों के अंदर, उन्हें क्या कहा गया, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति कहा गया। तो वियना कांग्रेस ने यूरोप में पुरातन व्यवस्था को वापस स्थापित करने की क्रांतियों की शुरुआत हुई। तो ये क्रांतियां ये फ्रांस के अंदर, इटली, जर्मनी व पोलैंड व स्विट्जरलैंड देशों में हुई। तो 1830 की क्रांतियां वो कौन से देशों में हुई, फ्रांस, इटली, जर्मनी व पोलैंड के देशों में हुई। और फिर उसके बाद में 1848 की जो क्रांतियां होती हैं, ये कौन से देशों के अंदर होती हैं, ये होती हैं ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली व जर्मनी, रोम, डेनमार्क के अंदर ये क्रांतियों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये क्रांतियां हैं, ये क्या है, इनमें ज़्यादा सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। अब बढ़ते अपन 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो जो मोत्युंग तुंग का जो लॉन्ग मार्च होता है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखो चीन के अंदर जो राष्ट्रवादी समूह है या गोभिदांग दल नामक एक दल होता है, उसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं माओ जेदांग और जोऊ लिंग। तो इनके द्वारा क्या होता है, जो चीन की जो साम्यवादी सेना होती है, चीन के जो राजा की सेना होती है, उसके द्वारा जो राष्ट्रवादी समूह होता है उसको खिलाफ एक मार्च किया जाता है। उसके खिलाफ जाने के एक 370 दिन का लगभग 6000 मील का एक लॉन्ग मार्च किया जाता है। और इस सेना के द्वारा जो चीन की साम्यवादी सेना है वो राष्ट्रवादी समूह से बचने के लिए एक बहुत ही दुर्गम इलाके से अपना जो मार्च है वो शुरू करती है। जियांगसी नामक प्रांत होता है, वहाँ से अपना मार्च है वो 16 अक्टूबर 1934 से शुरू करती है। ये कहते हैं कि यह मार्ग इतना ही दुर्गम था कि वहाँ से लगभग 1 लाख सैनिक लेकर चले थे, लेकिन अंत में सिर्फ 20,000 ही सैनिक आखिरकार बचे थे। इस मार्च का जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं, माओ जेदांग करते हैं और जोऊ लुंग के द्वारा किया जाता है। तो जो चीन की जो साम्यवादी सेना है वो वहाँ के राष्ट्रवादी समूह से बचने के लिए एक 16 अक्टूबर 1934 से जिनयांगसी नामक प्रांत से अपना एक लॉन्ग मार्च शुरू करती है। और ये लॉन्ग मार्च बहुत ही ज़्यादा दुर्गम व कठिन इलाकों से होकर गुजरता है ताकि वो राष्ट्रवादी समूह के से बच सके। लेकिन इस प्रयास के अंदर वो अपने लगभग 80,000 सैनिकों को खो देते हैं। तो इसी को क्या कहा गया, मोचांग तुंगका लॉन्ग मार्च के नाम से जाना गया। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कुओमिंतांग के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो हम सब जानते हैं जो चीन के जो राष्ट्रवादी नेता हुए डॉक्टर sun yat-sen, है ना, पहले ये डॉक्टर थे इसलिए इनके आगे डॉक्टर sun yat-sen चलता है। इनके द्वारा 1912 के अंदर कुओमिंतांग नामक एक दल की स्थापना की जाती है। और देखो इस दल का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चीन के अंदर गणतंत्र या राष्ट्रवाद लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक जनता दल का कुओमिंतांग दल नामक दल का एक स्थापना की जाती है। और धीरे धीरे ये जो संगठन है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करता है। और 1920 के अंदर डॉक्टर sun yat-sen है, उनके द्वारा चीनी जो राजशाही है उसको हटाकर अपनी जो गणतंत्र है, अपनी जो सरकार है उसको स्थापना कर ली जाती है। और ये धीरे धीरे जो डॉक्टर sun yat-sen है ये इस जो कुओमिंतांग नामक जो दल है उसका क्या आजीवन खुद को अध्यक्ष घोषित कर लेते हैं। और जनवरी 1934 को कुओमिंतांग दल का प्रथम अधिवेशन होता है, जिसमें दल के घोषणा पत्र में जनता के जो 3 सिद्धांत थे, जनता की जो 3 प्रमुख मांग थी, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक, इसके ऊपर क्या डाला गया, प्रकाश डाला गया। अब बढ़ते अपन 33 नंबर प्रश्न की तरफ। मैकियावेली कौन थे। तो जो निकोला मैकियावेली थे अपने युग का, अपने वक्त का एक बड़ा राजनीतिक चिंतक होता है। जो मैकियावेली होता है वो अपने समय का एक बहुत बड़ा चिंतक, कवि और नाट्यकार हुए। ये कहाँ के थे, इटली के थे। और इटली के जब राष्ट्रीयकरण होता है, इटली का एकीकरण या पुनः जागरण होता है, उस समय के एक प्रमुख राजनेता के रूप में उभर कर आए। वह
फ्लोरिस के कई शासकों का सचिव रह चुका था, मतलब इसे पहले भी राजनीति का अनुभव था। ये फ्लोरिस के जो अलग अलग बहुत से शासक हुए उनका क्या था, सचिव था। इससे इसने राजनीति के सूक्ष्म दाव पेचों का अध्ययन एवं मनन करने का सुअवसर मिला। तो इसको क्या है कि वहाँ से राजनीति है वो सीखने का क्या अवसर मिल गया था। मेकियावेली की ख्याति उसकी रचना द प्रिंस के कारण हुई। तो जो मेकियावेली है ये क्या, इसकी जो राजनीतिक प्रसिद्धि है वो किसके कारण हुई, उसकी एक जो किताब थी द प्रिंस नामक किताब के कारण हुए, जो एक व्यवहारिक राजनीतिक महान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है, जिसको राजनीति का एक बहुत ही महान ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब पढ़ते हैं अपन 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस औद्योगिक क्रांति के दो प्रमुख कारण कौन से थे। तो पहला क्या कारण था, पुनः जागरण के कारण यूरोप वासियों में तार्किक दृष्टिकोण तथा स्वतंत्र चिंतन का उदय हुआ। इससे भूगोलिक खोज हुई। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे प्रमुख जो औद्योगिक क्रांति के जो दो प्रमुख कारण क्या होते हैं, धीरे धीरे जैसे यूरोप के द्वारा अलग अलग देशों के अंदर अपनी जो शासन है वो जमा लिया जाता है। वहाँ के जो लोग हैं, पुर्तगाल है या जो इटली है, पुर्तगाल होती है, ब्रिटेन हो गया या जर्मनी, वहाँ के लोग अलग अलग जगह जाकर खोज करने लगे अलग अलग देशों की महाद्वीपों की। ठीक है, तो और जैसे जैसे वहाँ पे वो खोज करने लगे तो इन्होंने अपनी कंपनियां है, अपना व्यापार है स्थापित कर लिया उन भौगोलिक खोजों के कारण। तो इसके कारण औद्योगिक क्रांति का निर्माण हुआ। दूसरा क्या है, जो जनसंख्या वृद्धि भी इसका जो जैसे 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 जनसंख्या वृद्धि हुई तो उससे क्या होगा, उत्पादन का जो खाद्य सामग्री है या वस्तुओं का जो निर्माण है, वस्तुओं की मांग है वो बढ़ने लगी। और उस मांग को पूर्ति करने के लिए इंसान सक्षम नहीं थे, तो इंसानों ने क्या, मशीनों का आविष्कार हुआ। और यही मशीनें आगे चलकर औद्योगिक क्रांति को क्या प्रमुख योगदान रहा। तो ये क्या थी, औद्योगिक क्रांति के दो प्रमुख कारण थे। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोल्शेविक कौन थे। तो अपन पढ़ेंगे बोल्शेविक के बारे में। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी का वह पक्ष बोल्शेविक दल कहलाया। दूसरा पक्ष मेंशेविक से अपेक्षाकृत अधिक उग्र था। मतलब जो बोल्शेविक जो पक्ष है ये सोशल डेमोक्रेटिक जो लेबर पार्टी हुई है उसी का ही दूसरा पक्ष था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कट्टर व उग्र होता है। ये बोल्शेविक जो वर्ग है ये सीधी क्रांति में विश्वास रखता था, मतलब किसी भी प्रकार की जो कागज कार्रवाई हो गई या फिर जो बीच में जो लिपा पोती होती है उसमें विश्वास नहीं रखता था, डायरेक्ट क्रांति में विश्वास रखता था। 1898 में 9 मार्क्सवादियों ने मिक्स में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। तो 1898 में 9 मार्क्सवादियों ने मिलकर रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या करी, स्थापना करी। और 1903 में दूसरी कांग्रेस के बाद में यह मेंशेविक से अलग हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, 1903 में ये दो इनका जो एक प्रथम जो ग्रुप था मेंशेविको, उससे क्या हो गए, अलग हो गए। और 1717 के अंदर रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक लेनिन के नेतृत्व में ये प्रमुख पार्टी आखिरकार में सिर्फ यही पार्टी बची थी। अब पढ़ते हैं आज के लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धुरी राज्य तथा मित्र राष्ट्र के गुट के कर्मकश कौन से देश सम्मिलित है, मतलब कौन से देश हैं जो मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो 1737 तक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचों पर 2 शक्तिशाली गुट धुरी राज्य व मित्र राज्यों का राष्ट्रों का निर्माण होता है। तो 1737 तक जो अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं वहाँ पे 2 शक्तिशाली गुट कौन से निर्माण होता है। पहला होता है धुरी राज्य। धुरी राज्य के अंदर कौन से थे, जर्मनी, इटली तथा जापान थे। और मित्र राज्यों के अंदर कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, जिन्होंने महायुद्ध में पोलैंड का समर्थन किया था। तो ये थे धुरी राज्य व मित्र राज्यों के बीच की कहानी। तो मैंने इससे संबंधित आपको जो क्वेश्चन कराए आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, यही सब क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में। धन्यवाद।